हाय गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ घटना चक्र का भारत का भूगोल का क्लास। ये है मेरा पार्ट 3। ठीक है, इसके पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लास दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वीडियो मतलब पीछे बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं। दो क्लास करवा चुकी हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसा लगता है हमारा क्लास। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ कोई तो है जो मतलब कह रहा है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे प्रोत्साहित मिलती है, खुशी मिलती है, ताकि आगे भी मैं आप लोग के लिए वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, आप लोग क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है कि करीवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है रिगॉर्ड मतलब रेगूर किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का नाम है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग रेगूर मिट्टी बोलते हैं, लेकिन हर जगह पे रेगूर ही लिखा रहता है। रेगड़ लिखा है हमारा देखने से, मतलब जैसे भी हिंदी में इसको शायद रेगड़ बोला जाता होगा, इंग्लिश में इसको रेगूर बोला जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक 3 नंबर क्वेश्चन है 103 नंबर कि रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन है रेगूर नाम है किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अरे 5 नंबर क्वेश्चन मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है भाई? मिट्टी के कटाव कैसे रोका जा सकता है? जब मतलब बहुत जगह होता है कि मिट्टी दहकर चला जाता है मतलब दूसरी जगह, और वहाँ पे खाली जगह गड्ढा टाइप का हो जाता है, उसको कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, मिट्टी को तो वनारोपण करके मतलब पेड़ पौधा लगाकर मतलब वहाँ का मिट्टी का अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर सी बता रहा है। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, तो कौन सा रूप में किया गया है? तो जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? गंगा की पुरानी मिट्टी जो होती है कछारी मिट्टी, वो भांगन मिट्टी कहलाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है 108 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो मिट्टियों द्वारा नदियों द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, इसका आंसर सी हो। अब आ रहा है 109 नंबर क्वेश्चन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत में भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो 20.7% होगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, 110 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिकतम वन कहाँ है? तो मिजोरम में है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो चलिए बताते हैं। वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक महाराष्ट्र दोस्तों। ये इसका आंसर हमको सही नहीं लगा, पहले मध्य प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें तो नया वाला में अभी हुआ है स्थिति रिपोर्ट देखा गया है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आप लोग को विश्वास नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ बताऊंगी तो सोचिएगा अपने मन से कुछ भी पढ़ा देती है। ठीक है, दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 48 वन जीव अभ्यारण्य है, जबकि संघ राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 गो है। ठीक है,
अब आ रहा है 113 नंबर क्वेश्चन कि समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या क्या है? तो इनमें से भाई कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आप लोग को विस्तार। 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 से 12,852 फिर मतलब 12,172 से 13,535 के मध्य में तेंदुआ होने का अनुपात है। क्या? लियोपाद होने का अनुमान है, ठीक है। इसका मतलब संख्या पहले से बढ़ चुका है। इसमें कह रहे हैं 114 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनसंख्या विशेषताएं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, तो इसमें ए हो जाएगा। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। इसका 1 और 4 दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था? तो 31%, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो गंडक से निकलती है। सारण में सिंचाई मतलब करने के लिए कौन सी नहर से मतलब सिंचाई की जाती है सबसे अधिक? तो गंडक नहर से। मतलब गंडक क्या है जान लेते हैं। गंडक से मतलब सिंचाई से निकलती है, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में भाई। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी है ये, यहाँ से नहर निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा नहर यहीं से निकलता है बिहार में। त्रिवेणी नहर के घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें एक सारण सिंचाई नहर भी है, जिससे क्या होता है पूरा सारण जिला में मतलब सिंचाई की जाती है, ठीक है। इसका अब आ रहा है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? किस नदी से आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, ठीक है। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो कहाँ का है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल, ठीक है। इसका आंसर 119 नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर होगा? तो सतलज नदी पर, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किस नदी पर शिवम समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कौन सा नदी पर? तो कावेरी पर शिवम समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा। इसका आंसर ए होगा। 121 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों का एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो किन नदियों से? ये हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी नदी से जुड़ी हुई है, ठीक है, एकीकरण से। पट्टी सीमा परियोजना हीराकुंड बांध तैयार किया गया है किस नदी पे? तो महानदी पर हीराकुंड बांध तैयार किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो इसमें ये क्वेश्चन पक्का आता है दोस्तों। जैसे भी घुमा कर भेजे लेकिन पक्का पूछता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 123 नंबर क्वेश्चन है मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर बनाया गया है, ठीक है। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बराकर नदी पर बनाए गए हैं। याद रखिएगा मैथान बेल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर बनाएगा? बराकर, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाए। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील बुलर झील हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में होता है, एक लोकटक झील होगा, ठीक है। तो ये दोनों झील जो है ना इसमें मीठा पानी मिलता है, बाकी चिल्का सांबर ये नमकीन पानी मिलता है, ठीक है। इसका आंसर ई हो जाएगा। अब 125 नंबर क्वेश्चन भारत में कौन सा कृषि वृत्त का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है।
चलिए इसको विस्तार से भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और अतः सभी उत्तर विकल्प डी होगा। ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार के आशय को उगाने से है। तो क्या है इसका आंसर? ए हो जाएगा। विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाए जाते हैं, उसे युग्म कहते हैं। दो फसल को आपस में मिक्स करके बोया जाता है, उसको युग्म पैदावार आशय के उगाने का। सारी दोस्तों कुछ इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण मतलब कुछ भी दब जाता है तो आ जाता है, माफ़ी चाहती हूँ। इसका आंसर ये देखिए, कृषि में युग्म पैदावार का आशय उगाने से है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाए, मतलब दो फसल को युग्म करके कृषि में बोया जाता है। ठीक है। उसे विभिन्न मौसमों पर, मतलब हर मौसम में दो फसल युग्म करके, जैसे मान लीजिए अभी फ़िलहाल में मक्की और मसूरिया बोया जाएगा अभी के मौसम में। और ठंडा के दिन में देखिए, ठंडा के दिन में सरसों मटर हो गया, तो मिक्स करके मिलाया जाता है, मिक्स करके बोया जाता है। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए 127 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल को उत्पादन और वृद्धि करना। ठीक है। इसका आंसर ए और बता रहे हैं। उसके बाद 4 नंबर होगा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के लिए सहयोग उत्पादन का समाकलन करना। ठीक है। इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। अब आ रहा है 128 नंबर क्वेश्चन, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन सी फसल जो है वो नगदी फसल नहीं है? तो गेहूं हो जाएगा। ठीक है। नगदी फसल जो है वो गेहूं नहीं है, बाकी गन्ना, कपास, जूट ये है। ठीक है। अब 129 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो किसमें की है? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। इसका आंसर डी हो जाए। अब आ रहा है प्रमुख खाद्य फसल है। कौन सा फसल प्रमुख है? तो चावल जो है वो प्रमुख खाद्य फसल है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के चावल की कटोरी का क्षेत्र का नाम बताइए। कौन सा क्षेत्र को चावल का कटोरी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरी का क्षेत्र कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो कौन सी है? तो चावल जो है वो खेती के अंतर्गत भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है। और डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? भारत की कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? तो क्या है? तो मूंगफली जो है भारत में सर्वाधिक ये फसल बोई जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 134 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 135 नंबर क्वेश्चन, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में। तो इसका आंसर सी होगा। गन्ने को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 136 नंबर क्वेश्चन कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है वो मूंगफली है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 137 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? मतलब कौन सा राज्य जहाँ पे रबड़ सबसे अधिक उत्पादन होता है?
तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे रबड़ के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 139 नंबर क्वेश्चन, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो इसमें से देख रहे हैं कौन सा होगा इसका आंसर, विस्तार से दिया है कि प्रश्न काल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश था प्रश्न काल में। ठीक है, FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष में चाय का दूसरा मतलब भारत विश्व में चाय का दूसरा स्थान, मतलब चाय हमारे देश में दूसरा स्थान पे उत्पादन करने में। ठीक है, चीन पहला है बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पे, मतलब दाल के उत्पादन में उत्पादन और उपभोग करने में भी मतलब वर्तमान से अग्रणी, मतलब पहले से अभी तक सबसे प्रथम स्थान पे बना रहा, पहला स्थान है दाल के उत्पादन में। ठीक है, अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दाल। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो कौन सा पहाड़ी है जहाँ पे चाय बागान नहीं है, गिरनार पहाड़ी जो है उस पर चाय बागान नहीं है, बाकी कानन, देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग सब पे चाय होता है, लेकिन गिरनार पे नहीं होता है। ठीक है, 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो कौन सा है, तो पुलनेज जो है वो कर्नाटक में नहीं है कॉफी उत्पादक में, बाकी चिकमंगलूर में है, कुंग में है कॉफी उत्पादक में, और बाबा बुदन गिरी में भी कॉफी का उत्पादक होता है, बाकी पुलनेज में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर। अब आ रहा है 142 नंबर क्वेश्चन कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, क्या चीज़ का उत्पादन करता है अपनी आवश्यकता से अधिक, तो चाय का उत्पादन भारत अपने आवश्यकता से भी ज़्यादा उत्पादन करता है चाय। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 143 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो पटसन उत्पादक वाला सर्वाधिक मतलब पटसन उत्पादक होता है पश्चिम बंगाल में, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 144 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तो द्वितीय है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 145 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो कौन सा है, तो बक्साइड है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बक्साइड, इसका आंसर ए हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब है जहाँ पे लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, बाकी बिहार में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में लौह अयस्क है, बाकी पंजाब में नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है 147 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो इसका आंसर ना उड़ीसा होगा, ना आंध्र प्रदेश होगा, ना गुजरात होगा, ना झारखंड होगा, इसका आंसर राजस्थान होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इनमें से कोई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इनमें से चारों में से कौन नहीं होगा, इसका आंसर राजस्थान होगा। ठीक है, दिया हुआ है कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, राजस्थान 1 नंबर पे है और कर्नाटक दूसरा नंबर पे है। ठीक है, और 148 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो कौन सा मतलब ये है खनिज जिसमें भारत अग्रणी है, तो देखते हैं, चलिए आंसर इसमें ई दिया है, तो देख लीजिए इसमें मिला यहाँ पे दिया है, वर्ष 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा।
अब आ रहा है 149 नंबर क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो झारखंड ऐसा राज्य जहाँ पे अभ्रक सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और 150 नंबर क्वेश्चन कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानी। खनिज उत्पादन वाला राज्य बिहार जो है, जहाँ पे खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन है कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। तो बिहार घटता क्रम, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला का क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 153 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो क्या है, लौह अयस्क खनन। ठीक है, इसका याद रखिएगा हमेशा। इसका आंसर ए होगा। चिड़िया का सबसे विशेषता क्या है। तो लौह अयस्क खनन। अब 154 नंबर क्वेश्चन कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो किस खनिज से, तो पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 155 नंबर क्वेश्चन भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ हुआ है। तो पाईकारा में हुआ है। पाईकारा में नहीं होगा, इसका शिवम सुंदरम में हुआ है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ है। तो शिवम सुंदरम में है, शिव सुंदरम में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है 156 नंबर क्वेश्चन भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 157 नंबर क्वेश्चन आ रहा है भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थित का प्रमुख कारण क्या है। तो चलिए बताते हैं आप लोग को। ये हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तर श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपणों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 158 नंबर क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 64 और 40,000 किलोमीटर। 64 से 40,000 किलोमीटर। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 159 को नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था भारत में सबसे पहले रेल मार्ग। तो 1853 ईस्वी में रेल मार्ग तैयार हुआ था। ठीक है, उसी टाइम मुंबई से थाने चली थी ट्रेन फर्स्ट बार। अब आ रहा है 160 नंबर क्वेश्चन कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो कितना होती है। तो ये हो जाएगा 5.1/2 फीट। ठीक है, 161 नंबर क्वेश्चन है मार मुगाओ पतन स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है। तो गोवा में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाए 162 नंबर क्वेश्चन है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाले। पहले अभी तक 12 गो बंदरगाह था, अब 13वां बंदरगाह को स्थापित किए जाने वाले। देखिए कौन सा राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो कहाँ है। तो गुड़गांव में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में। ठीक है, इसका आंसर। इसका अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो भारती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है 165 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कैबे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग का घटना चक्र भारत का भूगोल खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके बाद मैं लेकर आऊँगी इकोनॉमिक्स का घटना चक्र का क्लास। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर वेट कीजिएगा हमारे क्लास का। अगर अच्छा लगे तो लाइक
और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसा लगा हमारा क्लास। और हेल्प अगर आप लोग को अच्छा लगे, हेल्प मिले तो आप लोग दूसरे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, हमारे द्वारा पढ़ाया गया कुछ लोग सीख रहा है और बहुत लोगों को बहुत कुछ याद हो रहा है, तो बहुत खुशी होती है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर दूसरे तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है।